प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। कल हम बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म की। हमने आइसोमेरिज्म के अंतर्गत दो प्रकार की आइसोमेरिज्म पढ़ी, जिसमें एक थी संरचनात्मक आइसोमेरिज्म और दूसरी थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक स्ट्रक्चरल के भी आइसोमेरिज्म के लिए हमने 5 प्रकार की टाइप पढ़े थे। अब हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समानता। जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों की संरचना समान हो, लेकिन उनमें उपस्थित भिन्न परमाणुओं या समूहों की आकाशीय व्यवस्था स्पेशल अरेंजमेंट भिन्न भिन्न हो, तो इसे त्रिविम समवायता कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिविम समवायता का अध्ययन किया जाता है स्टीरियोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो पहली बात, अणुसूत्र समान होगा। दूसरी बात, संरचना भी समान होगी। तीसरी बात, जो स्पेशल अरेंजमेंट है, आकाशीय व्यवस्था किनकी, विभिन्न परमाणुओं और समूहों की, वह भिन्न भिन्न होगी। ऐसी आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और जब हम इस प्रकार केमिस्ट्री के अंदर इनका अध्ययन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। कल बताया था ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, कॉन्फिगरेशनल और आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विन्यासी या कॉन्फिगरेशनल। इन समावयवियों को सामान्य परिस्थितियों में एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अतः एक विन्यास को दूसरे विन्यास में इंटरकन्वर्जन करने के लिए बंध का वियोजन तथा बंध का निर्माण आवश्यक होता है, और ऐसे समावयवियों को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल बात बताई है कि इस प्रकार के जो आइसोमर होते हैं उनको एक दूसरे में अंतर परिवर्तित नहीं किया जा सकता, एक दूसरे में इंटरकन्वर्जन नहीं किया जा सकता। यदि हम करना है तो उसके लिए बंध का तोड़ना या बंध का निर्माण आवश्यक है। यह फिर 2 प्रकार की होती है। कल हमने बात की थी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरी हमने बात की थी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले हम बात करेंगे ऑप्टिकल की, प्रकाशिक और ज्यामितीय। पहले हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमर की संरचना, भौतिक तथा रासायनिक गुण एक समान होते हैं। पहले तो बात क्या है, इनकी जो संरचना है, इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, वे एक समान होते हैं। बहुत ही सिंपल बात है कि इनके एक समान होते हैं, किंतु इन यौगिकों में समतल ध्रुवित प्रकाश
प्लेन पोलराइज लाइट। किंतु इन यौगिकों में समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करने की जो पावर है, अर्थात इनके प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल, इसको जो घूर्णित करते ना, घूर्णित करने की क्षमता अलग अलग होती है या भिन्न भिन्न होती है। वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करने की क्षमता रखते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक कहलाते हैं। वे यौगिक जो पीपीएल के तल को, प्लेन को रोटेट करने की क्षमता रखते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं तथा घूर्णित करने के इस गुण को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। यह ऑप्टिकल एक्टिविटी युक्त आइसोमर प्रकाशिक समावयवी व इस समावयवता को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। बहुत ही सिंपल बात बताइए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं उनकी संरचना व भौतिक गुण समान होते हैं, किंतु इन यौगिकों के समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करने की क्षमता पाई जाती है। इनके प्रकाशिक जो गुण है वो भिन्न भिन्न होते हैं। ये यौगिक की समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करने की क्षमता रखते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कहलाते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, फिनोमेना को या प्रॉपर्टीज को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। अब आपके जहन में सवाल आ रहा है पीपीएल क्या होता है? प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज लाइट। समतल ध्रुवित प्रकाश, आप सभी जानते हो जो श्वेत प्रकाश होता है वह सभी तलों में कंपन करता है। श्वेत प्रकाश जो होता है वह सभी तलों में कंपन करता है। यदि इस प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाए, किससे? निकोल प्रिज्म से गुजारा जाए तो हमें जो प्रकाश प्राप्त होता है केवल एक ही तल में कंपन करने वाला। समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश जो केवल एक ही तल में कंपन करता है, इसके जो कंपन होते हैं केवल एक ही प्लेन में होते हैं। और ये जो साधारण प्रकाश है इसके जो कंपन होते हैं वो सभी प्लेन में होते हैं। जैसे इसको निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें जो प्रकाश प्राप्त होता है वह केवल एक ही तल में कंपन करने वाला होता है। इसी प्रकाश को हम क्या बोलते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश। तो प्रकाश का वह तल जिसमें कंपन केवल एक ही तल में होता है समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाहिनी मतलब क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, ऐसे यौगिकों को डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डी यौगिक या प्लस यौगिक कहा जाता है। वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे तो बायां ध्रुवण घूर्णन या लीवो रोटेटरी या एल या माइनस एल यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि ये प्रकाश है समतल ध्रुवित प्रकाश है, कोई यौगिक सपोज करो कोई भी कंपाउंड इसमें से जब गुजरता है जो ऑप्टिकल एक्टिव है, अगर उसको रोटेशन दे देता है घड़ी की दिशा में तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि
कोई कंपाउंड को इसमें से गुजारते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे प्रकाश के तल को, तो लिवो रोटेटरी या स्मॉल एल या इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी अक्ष पर नहीं घुमाते। अब सपोज करो कोई कंपाउंड हमने डाला इंस्ट्रूमेंट में और हमने देखा किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया, जैसा प्रकाश डाला हुआ था वैसा का वैसा प्रकाश हमें प्राप्त हो गया, तो ऐसे यौगिकों को बोलते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको हम DL के रूप में लिखते हैं या प्लस माइनस L के रूप में लिखते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करेंगे मीजो यौगिकों के बारे में। मीजो यौगिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें दो किरेल केंद्र के साथ साथ सिमेट्री एलिमेंट अर्थात सममिति तल प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित हो तो यौगिक अकिरेल हो जाता है, वह मीजो यौगिक कहलाते हैं, मीजो कंपाउंड। ऐसे यौगिक जिनमें दो किरेल सेंटर हो, जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेते हैं, सॉरी जैसे कि ये मीजो टार्ट्रिक एसिड, सॉरी कार्बन ज्यादा बना दिया, जैसे कि मीजो टार्ट्रिक एसिड, इसके अंदर दो किरेल सेंटर हैं। अब हम किरेल सेंटर के बारे में भी बात करेंगे, क्या होता है। सामान्य सिंपल सी परिभाषा अगर देखें तो किरेल सेंटर वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु या समूह द्वारा जुड़ी होती है, ऐसे कार्बन को हम असमित कार्बन या किरेल कार्बन भी कहते हैं। तो अगर हम इस कंपाउंड के अंदर देखें तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। तो ऐसे यौगिक को जब हम समतल ध्रुवित प्रकाश के अंदर से गुजारते हैं तो हमें प्रकाश के तल में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नजर नहीं आता है। इट्स मीन यह प्रकाश के तल को घुमाने की क्षमता नहीं रखता है, अतः यह एक ऑप्टिकली इनएक्टिव यौगिक है। एक बात ध्यान रखना, किसी भी यौगिक के D तथा L अथवा प्लस एवं माइनस रूपों का निर्धारण प्रायोगिक होता है, जिससे यौगिक का समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार का ज्ञान होता है। कोई भी यौगिक है जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। वो नियम इस प्रकार है, यौगिक में कम से कम एक असममित कार्बन या किरेल कार्बन उपस्थित होना चाहिए। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए निम्न गुणों की आवश्यकता है। ये मस्ट रूप होंगे। जैसे पहला है, यौगिक में कम से कम एक असममित कार्बन, एक अनसिमेट्रिकल कार्बन और किरेल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। असममित कार्बन या किरेल कार्बन मस्ट, ये पहली कंडीशन है। अब असममित कार्बन क्या होता है?
अभी बताया था, यौगिक में उपस्थित ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों अथवा परमाणुओं द्वारा संतृप्त होती है, असममित कार्बन कहलाता है। इसे स्टार के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये कार्बन है हमारे पास, इसको हमने स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया। इट्स मीन ये जो कार्बन है असममित या किरेल कार्बन है। बहुत ही सिंपल है। यौगिक में कोई भी सममिति तत्व नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है, कोई भी सममिति तत्व, सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी यौगिक में कोई भी सममित तल उपस्थित है तो वह यौगिक सममित हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा और वह ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। जब सममिति तल की बात आई है, सममिति तत्व की बात आई है, तो सममिति तत्व कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। सिमेट्री एलिमेंट जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और तीसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो पहले बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो, सिमेट्री जो एलिमेंट है वो तीनों ही काल्पनिक है, इमेजिनरी है। प्लेन की बात करते हैं, प्लेन का मतलब होता है तल। यौगिक में उपस्थित ऐसा काल्पनिक तल, हमने सोचा है, इमेजिन किया है, इमेजिनरी है। यौगिक में उपस्थित ऐसा काल्पनिक तल जहां से यौगिक को 2 बराबर भागों में बांटा जा सके तथा एक दूसरे पर सुपर इम्पोज, अध्यारोपित किया जा सके, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। अब ये फिर 2 प्रकार का होता है, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजेंटल। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर तल को हम बोलते हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल को हम बोलते हैं क्षैतिज। अब हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे अंग्रेजी का कैपिटल ए लेटर, अब हम कल्पना करें कि इसको 20 से काटा जाए तो बिल्कुल हमारे पास 2 भाग प्राप्त होंगे, जो दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। अगर आधे पोर्शन को उठाकर दूसरे पोर्शन पे रख दिया जाए, यदि हमने इसको यहां से देखा कि 2 भाग आ गए, दोनों भाग एक दूसरे के बराबर हैं, एक जैसे हैं, और हमने आधे भाग को उठाया, ऊपर उठाया, उठाने के बाद इसके ऊपर पुट किया, तो हमें पता चलेगा कि ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। ये किए जा सकते हैं। अगर अध्यारोपित किए जा सकते हैं तो ये एक ही यौगिक है, और ये यदि अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, इट्स मीन ये 2 यौगिक हैं। इसी प्रकार कैपिटल एम अंग्रेजी का 20 से हमने काटा, काटने पर अपने 2 प्रारूप प्राप्त हुए, दोनों को एक दूसरे पर देखा कि अध्यारोपित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। यदि अध्यारोपित हो जाते हैं तो एक ही भाग है, एक ही है, और यदि अध्यारोपित नहीं होता है, इट्स मीन 2 है। ये तो थे दोनों ऊर्ध्वाधर प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद बात करते हैं क्षैतिज की। क्षैतिज के लिए अभी हमने एग्जाम्पल देखा था मीजोटार्ट्रिक एसिड का। अगर हम इसको 20 से काटें तो हमें पता चलेगा कि इसका
ये भाग और ये भाग दोनों दर्पण प्रतिबिंब है। इसका आधा भाग प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है और इसका आधा भाग प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है। तो दोनों प्रभाव एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, इसलिए ऑप्टिकल इनएक्टिव भी है। उसके बाद हम बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर का मतलब होता है अणु के सेंटर में, कोई भी जो पॉइंट है वो अणु के सेंटर में होगा। किसी अणु में उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु जहां से विपरीत दिशाओं में सीधी रेखा खींचने पर समान दूरी पर समान परमाणु या समूह उपस्थित होते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाते हैं। इसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि बेंजीन, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अगर आपको कहे कि बेंजीन के अंदर आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढनी है, तो आप कहां रखोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री? एकदम सेंटर में। अब क्या है, विपरीत दिशा में जाना है। विपरीत दिशा में मतलब हम इतनी दूर चले तो यहाँ पे हमें कार्बन मिला और हाइड्रोजन मिला, हम वापस उसके विपरीत में गए, यहाँ पे भी हमें सेम कार्बन और हाइड्रोजन मिला। यहां से हम गए इधर की तरफ तो हमें कार्बन हाइड्रोजन मिला, हम इधर की तरफ गए सेम डिस्टेंस पर हमें वापस वही एटम मिले। इसी प्रकार यहाँ और यहाँ गए तो हमें सेम पोजीशन मिली। इसका मतलब बेंजीन के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। जब किसी कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, इट्स मीन उसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, इट्स मीन वह सिमेट्रिकल होगा। उसके बाद थर्ड, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। या घूर्णन अक्ष, रोटेशन एक्सिस। किसी भी अणु अथवा पदार्थ में उपस्थित वह अक्ष जिसके परित अणु को किसी निश्चित कोण से घुमाने पर उसके मूल रूप की पुनरावृत्ति होती है। कोई भी हमने एक्सिस ले ली, कल्पना कर ली, इसको अगर हम इतनी बार रोटेशन देंगे तो हमें वापस आइडेंटिकल विन्यास प्राप्त हो जाए, मूल विन्यास प्राप्त हो जाए। और जो मूल विन्यास प्राप्त हुआ, जो विन्यास प्राप्त हुआ वह मूल विन्यास के समरूप हो। जो नया हम घुमाएंगे, घुमाने के बाद हमें विन्यास प्राप्त, नया विन्यास प्राप्त होगा जो मूल विन्यास के समरूप हो और मूल विन्यास पर सुपर इम्पोज हो जाए, तो उस अक्ष को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसे CN के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री था, सममितितल, उसको सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था। वर्टिकल है तो सिग्मा V और हॉरिजेंटल है तो सिग्मा H। यदि किसी अणु को थीटा कोण से घुमाने पर मूल विन्यास जैसा विन्यास प्राप्त होता है, तो मूल विन्यासों की संख्या n बराबर 360 बटा थीटा। यहां पर n क्या है? n है n गुणा घूर्णन अक्ष, कितनी बार उसको रोटेशन दिया है। इसे CN से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? CN से। जैसे यदि किसी अणु को 180 डिग्री के कोण पर घुमाने पर मूल विन्यास जैसा विन्यास प्राप्त होता है, तो अब हमने कोई अणु लिया, फुल रोटेशन 360 डिग्री होता है, और कोई अणु लिया जिसको हमने 180 डिग्री पर रोटेशन दिया, तो हमें n का मान कितना प्राप्त हुआ? 2। इसका मतलब इस अणु में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? C2 घूर्णन अक्ष होती है। अर्थात इस अणु को 360 डिग्री के कोण पर घुमाने पर 2 बार मूल विन्यास जैसा प्राप्त होगा। जैसे कि वाटर, अगर हम वाटर की बात करें, सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं, ये HA है और ये HB है। एक बार रोटेशन दिया तो HB और HA, और दूसरी बार रोटेशन दिया
तो हमें वापस आइडेंटिकल विन्यास प्राप्त हो गया। ये विन्यास और ये विन्यास सेम है और एक दूसरे पर अध्यारोपित किए जा सकते हैं। और यदि रेखीय अणु हो तो उनके अंदर जो गुणा गुणन अक्ष है वो कौन सी? इनफिनिटिव, अनंत। रेखीय अणु अनंत गुणा गुणन अक्ष वाले होते हैं। इसे Cn के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि HCN ले लिया हमने, ये लीनियर है। इसके अंदर अगर हम एक्सिस माने तो हमारी एक्सिस क्या होगी? ये होगी। और इसके अंदर अगर हम काल्पनिक एक्सिस की कल्पना करें तो ये होगी और इसके अंदर हमारी ये होगी। अब हम n गुना रोटेशन करा सकते हैं, अनंत गुणा, तो हर बार हमें स्ट्रक्चर मूल ही प्राप्त होगी। ऐसे अणुओं को किसी भी कोण पर घुमाया जाए तो मूल विन्यास ही प्राप्त होता है। और किसी भी संरचना को C1 एक्सिस, C1 गुणन अक्ष अर्थात एक गुणा गुणन अक्ष पर कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि कोई भी प्रत्येक अणु 360 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह अपने मूल विन्यास पर ही रहता है। अगर आपको पूछा जाए CO2 के अंदर एक्सिस क्या होगी? C इन्फिनिटिव, गुणन अक्ष क्या होगी? C इन्फिनिटिव। इसी प्रकार वाटर के अंदर C2, अमोनिया के अंदर C3। तो ये देखे हमने सिमेट्री के बारे में। सममिति तत्व जो है वो 3 प्रकार के थे: प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यदि किसी अणु के अंदर इन तीनों में से कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो वह अणु सिमेट्रिकल होगा, उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी, वह ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिबिंब समावयवी या एनेंशियोमर या एनेंशियोमॉर्फ। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम, रिटर्न एग्जाम सब जगह पूछे जाते हैं। प्रतिबिंब समावयवी, एनेंशियोमर्स और एनेंशियोमॉर्फ या मिरर इमेज भी बोलते हैं। वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो हो परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित न हो। सिंपल सी बात बताइए, वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो हो परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित न हो, सुपर इम्पोज ना हो। प्रतिबिंब समावयवी, एनेंशियोमर, एनेंशियोमॉर्फ, मिरर इमेज। इसके लिए यह अति आवश्यक है कि कार्बन किरेलो अर्थात कार्बन पर 4 भिन्न भिन्न समूह उपस्थित हो। बहुत ही सिंपल बात है। कार्बन है ABCD, दर्पण में देखा, ये मिरर है। A तो अपनी पोजीशन पे रहेगा, C भी अपनी पोजीशन पे रहेगा, B और D ने अपनी स्थिति को चेंज कर दिया। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे हमारे 2 हाथ हैं। अगर हम इनको देखें तो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। सपोज करो बीच में दर्पण रखा हुआ है और हमने इसको देखा, देखने पर क्या है? मिरर इमेज है। अब क्या किया जाता है? तो हमें देखना है कि सुपर इम्पोज है कि नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस हाथ को उठा के इसके ऊपर रखेंगे। जैसे ही रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अंगूठे हमारे बाहर रह जाते हैं। इट्स मीन मिरर इमेज नहीं है और अंगुलियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ गई है। इसका मतलब हमारे हाथ एक नहीं, हमारे हाथ 2 हैं। अगर ये सुपर इम्पोज हो जाता तो दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर, गुण, प्रॉपर्टीज। एनेंशियोमर के अंदर क्या गुण होते हैं? एनेंशियोमर के अधिकांश भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। मोस्टली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है।
इसके अंदर क्या आता है, इनके MPBP समान होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी भी समान होती है। इट्स मीन MP एंड BP मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होती है, सेम या इक्वल होती है। कुछ एनेंशियोमर यौगिकों की गंध भिन्न भिन्न होती है, गंध के आधार पर भी हम पहचान सकते हैं। जैसे एल मेंथोल में पुदीने के समान गंध होती है, जबकि डी मेंथोल में दुर्गंध होती है। मतलब एक को सूंघो तो खुशबू, दूसरे को सूंघो तो दुर्गंध। इसी प्रकार डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव लिमोनिन में नारंगी के समान गंध होती है, जबकि लिवोरोटेटरी वार्मावती ध्रुवण गुणक लिमोनिन में नींबू की समान गंध होती है। इनकी समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार में भिन्नता होती है। एक एनेंशियोमर रूप समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को थीटा कोण से दाईं तरफ घुमाता है, तो दूसरा रूप उसे थीटा कोण से ही बाईं ओर घुमाता है। आगे के लेक्चर में हम दो स्टीरियोजेनिक केंद्रयुक्त किरेल व अकेल अणु के बारे में बात करेंगे। रैस्मिक मिश्रण क्या होता है, मिजो क्या होते हैं, एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।